दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, JSSC से जेल, झारखंड जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक पहुँचे। मैया सम्मान योजना, 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपए भेजना शुरू। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 15 जिलों की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 की राशि जमा होना शुरू हो गया है। ये राशि योजना की 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी कर दी जा रही है। सरकार के अनुसार जिन जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, वहाँ भुगतान तेजी से किया जा रहा है। बाकी जिलों की महिलाओं के खाते में भी अगले कुछ दिनों में राशि भेज दी जाएगी। इस चरण में करीब 52 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। बार योजना के तहत महिलाओं को 2 किस्तें एक साथ दी जा रही है, जिससे कुल 5,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। पैसा महिलाओं के घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जरूरतों में मददगार साबित होगा। योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड के स्थायी निवासी हो, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो और जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम हो। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। महिला के नाम बैंक खाता होना जरूरी है, जो आधार से लिंक हो और DBT सुविधा से जुड़ा हो। महिलाएं मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन के माध्यम से अपनी किस्त की स्थिति देख सकती है। इसके अलावा राशि खाते में आते ही बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS भी भेजा जाए। SMS नहीं मिलने पर पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर जाकर भी भुगतान की जानकारी ली जा सकती है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र महिलाओं तक समय पर राशि पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके। झारखंड में शवदाह और रास्ते को लेकर 2 समुदाय आमने सामने, NH 3 घंटे रहा जाम। झारखंड में लोहरदगा जिले में शव के अंतिम संस्कार और रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदाय के बीच तनाव हो गया। इस वजह से लोहरदगा भेंटराबेड़ो NH 143 AG शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक जाम रहा। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई। जानकारी के अनुसार सिन्हा थाना क्षेत्र के सरंगे हाथू तोड़ार गाँव की रहने वाली वृद्ध महिला पुनिया देवी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन और ग्रामीण शव को कोयला नदी के तट के पास पुल के समीप ले जा रहे थे। इसी दौरान सरंगे हाथू गाँव के आदिवासी समाज के लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि वे अपनी सीमा से सबको आगे ले जाने नहीं देंगे। इस बात को लेकर हिंदू और आदिवासी समाज के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने सीठियों पुल मंदिर के पास शव के साथ सड़क जाम कर दी। इससे लोहरदगा भेंटराबेड़ो मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सूचना मिलते ही उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद्र, SP सादिक अनवर रिजवी, SDO अमित कुमार, SDPO वेदांत शंकर सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात को संभालने की कोशिश की। काफी देर तक समझाने के बाद दोनों समुदाय शांत हुए और शव का अंतिम संस्कार कराया गया। SP सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है। मामले के स्थायी समाधान के लिए शनिवार को तोड़ार पंचायत भवन में दोनों गाँव के बीच शांति समिति बैठक हुई। उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद्र ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। झारखंड से लापता 2 बहनें आंध्र प्रदेश में सुरक्षित मिली, शिक्षक पर लगे आरोप गलत। झारखंड के पाकुड़ जिले से लापता हुई 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने साफ किया कि किसी भी स्कूल शिक्षक की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पुलिस के अनुसार दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती है और मंगलवार को अमरापाड़ा थाना क्षेत्र से स्कूल जाने के दौरान लापता हो गई। उनके लापता होने के बाद पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से खोज अभियान चलाया गया। साथ ही दक्षिण भारत के कई रेलवे स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया। गुरुवार रात गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर रेलवे स्टेशन पर दोनों लड़कियों को रोका। उनके साथ एक लड़का भी पाया गया, जिसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों ही पाकुड़ से चेन्नई की ओर जा रहे थे। SDPO विजय कुमार ने बताया कि बरामद की गई लड़कियों का नेल्लोर में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें 1 या 2 दिनों में उनके गृह जिले वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि परिवार द्वारा जिस शिक्षक पर आरोप लगाया गया था वो पाकुड़ में ही मौजूद था और घटना में उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। पुलिस ने शिक्षक को पूरी तरह निर्दोष बताया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक दोनों बहनें अपनी इच्छा से घर से निकली थी। बड़ी बहन की उम्र 17 साल है और वह कक्षा 11 की छात्रा है, जो अपने दोस्त के साथ गई थी। वही छोटी बहन 13 साल की और वह कक्षा 9 में पढ़ती है, जो अपनी बहन के साथ चली गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा, बिहार के सिंध साहब गिरोह की संलिप्तता, 7 गिरफ्तार। लौह नगरी जमशेदपुर में उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हाई प्रोफाइल कांड में अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस अपहरण के पीछे बिहार के कुख्यात सिंह साहब गिरोह की अहम भूमिका रही।
पुलिस के अनुसार अपराधी उद्यमी के परिजनों से किसी भी तरह की फिरौती वसूलने में सफल नहीं हो सके। लगातार पुलिस दबाव के कारण अपहर्ता घबरा गए और अंततः केरव गांधी को छोड़ना पड़ा। शुक्रवार सुबह गिरफ्तार अपराधियों को लेकर जमशेदपुर के सोनारी साई मंदिर के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला कि 13 जनवरी को अपहरण के बाद केरव गांधी को गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के सोंधी गाँव में 13 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस की तकनीकी निगरानी, फोन ट्रैकिंग और लगातार घेराबंदी से अपराधियों पर दबाव बढ़ता गया। इसके बाद 26 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे अपहरणकर्ता ने हजारीबाग के बरही सड़क के किनारे उन्हें छोड़ दिया, जहां से उन्हें सुरक्षित बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में गया जिले के उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह और नालंदा जिले के इस्लामपुर निवासी गुड्डू शामिल है। इनकी निशानदेही पर गिरोह के 4 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जमशेदपुर लाकर मानगो थाना में रखा गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष और DSP स्तर के अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि अपहरण की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी और इसमें स्थानीय सहयोगियों की भी मदद ली गई थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले की निगरानी DGP तदासा मिश्रा और जोनल IG स्तर से की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही प्रेस वार्ता कर पूरे कांड का विस्तार से खुलासा किया जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना 5000 करने की तैयारी, 2026 तक बड़ा फैसला संभव। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार मौजूदा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को लगभग 3000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 4500 से 5000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इस पर अंतिम निर्णय लेने का है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों की जरूरतों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। इस कारण लाभार्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और KYC पूरी तरह अपडेट रहे। जिन मामलों में KYC या आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वहां पेंशन रोके जाने की शिकायतें सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर यह भी बताया गया है कि 2025 में कई लाभार्थियों को लंबित पेंशन की राशि एक मुश्त जारी की गई थी। कुछ मामलों में 3 महीने की बकाया पेंशन भी एक साथ दी गई, जिससे हजारों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिली। अब सरकार भविष्य में पेंशन भुगतान को नियमित और समयबद्ध बनाए रखने पर जोर दे रही है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश बंद है, उनके लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे बुजुर्गों को अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी जरूरी बताया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जिनके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे। फिलहाल पेंशन की राशि को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं में यह साफ किया गया है कि आने वाले समय में झारखंड के वृद्धा पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में 3 फरवरी को हो सकती है बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर एक जरूरी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग IMD रांची के अनुसार 3 फरवरी को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि रांची और झारखंड के उत्तर पश्चिमी व आसपास के मध्य हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है और दिन में आसमान में हल्के बादल दिखाई देंगे। जिन जिलों में बारिश होने की उम्मीद है वो है रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। रांची में इन दिनों अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक सुबह हल्का कोहरा रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और मौसम सामान्य तौर पर साफ रहेगा। जनवरी खत्म होने के साथ झारखंड के कई जिलों में गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी। बुधवार को चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में 30 ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय में ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने बुधवार को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है। आवेदन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी शाम 5 बजे तक है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी शाम 5 बजे तक है। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च शाम 5 बजे तक है, जेपीएससी कार्यालय में। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का एक भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा। OBC वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले है उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा, JPSC और JSSC, झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और अबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल, झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करें। JSSC की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब JSSC के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएंगी और उनमें पास होने वाली अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। हालांकि अगर किसी भर्ती के लिए 50,000 से कम आवेदन आते हैं तो उस स्थिति में सीधे मुख्य परीक्षा कराई जाएंगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने JSSC की 3 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आयोग को भेज दी गई है। नए नियम के अनुसार अब JSSC की परीक्षाएं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में भले ही आवेदन 50,000 से ज्यादा हो, आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का फैसला भी कर सकेगा। परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे और हर सवाल के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे तक होगी। इनमें कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सामान्य अध्ययन से 30 सवाल होंगे, झारखंड से जुड़े 60 सवाल होंगे और गणित से 10 सवाल, सामान्य विज्ञान से 10 सवाल और मानसिक क्षमता से 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आयोग रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार तय संख्या से कम होते हैं तो उस वर्ग के और अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पास होने के लिए जरूरी अंक है सामान्य और EWS वर्ग को 40% चाहिए, SC/ST और महिलाओं को 32% चाहिए,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, आदिम जनजाति को 30% चाहिए। झारखंड में करीब 1000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जल्द बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार एक बार फिर बड़ा कार्यक्रम करके करीब 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रांची में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इस कार्यक्रम में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस नियुक्ति में सबसे ज्यादा चर्चा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ पद की है। इस पद के लिए जेपीएससी ने परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें शामिल है सामान्य वर्ग से 34, एससी वर्ग से 2, एसटी वर्ग से 21, बीसी 1 से 1, ईडब्ल्यूएस से 6। हालांकि इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है। राज्य के मेडिकल कॉलेज में एनेस्थेसिया विभाग के सहायक प्राध्यापक पद के लिए भी चयन पूरा हो गया है। इनमें 6 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जैसे कुछ अन्य पदों पर भी चयन हो चुका है और इन्हें भी जल्द नौकरी मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में पास हुए कुछ अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही सहायक आचार्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को भी स्कूल विभाग जल्द नियुक्ति देगा। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत देने वाली है। अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के लौटने पर और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की तारीख पर टिकी है। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।